अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। नाज़रीन, टीवी पर नज़र आने वाले किसी भी बड़ी शख्सियत से बड़ा काम एक फील्ड रिपोर्टर का होता है, एक कैमरामैन का होता है। जो एक कैमरामैन जो हम तक मंजर को कैद करके ना पहुंचाए तो हम अपने नाज़रीन तक कुछ पहुंचाने की सकत नहीं रखते। बेशक मीडिया इंडस्ट्री का हथियार ये कैमरा और माइक है जो हमेशा झूठ का सर कुचलता है और सच दिखाता है, और इस हथियार से हमेशा चोर, लुटेरा, बदमाश, करप्ट, खाइन ही डरता है। लेकिन आज कौन डर गया जो समा के जाबाज कैमरामैन वाजिद अली को इस बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया कि गोया वो कैमरामैन नहीं कोई दहशतगर्द हो, बादशाह सलामत को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। नवाज शरीफ साहब, बहुत जल्दी में रहते हैं आप, आवाम की खिदमत का ढंडोरा पीटते हैं आप, और जो सहाफ़ी सड़कों पर अपने फ़राइज़ अंजाम देकर वाकई खिदमत कर रहा है, आपके गार्ड्स उन्हें रौनते फिरते हैं। मुखालिफिन की हर बात का फौरी तौर पर जवाब देने वालों को आज सांप सूंघ गया है। मजम्मत से आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। याद रखें सर कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। जनाबे वाला, कैमरा सिर्फ एक आईने की तरह है जो दुनिया को सिर्फ आपका चेहरा दिखाएगा। अब तस्वीर कैसी है इसको सही करने का इख्तियार कैमरामैन के पास नहीं होता, खुद आपके पास होता है, क्योंकि झूठ को झुटलाया नहीं जा सकता और सच को छुपाया नहीं जा सकता। और आज के इस घिनौनी हरकत ने भी इस हाकिमाना सोच को बेनकाब किया है जो मफादात के तहत अपना काम कर रही है। प्रोग्राम में आज मौजूद बहस बनाएंगे इस इशू को, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब दिए चलते। वीडियो क्यों बना रहे हो? नवाज शरीफ के गार्ड ने समा के कैमरामैन वाजिद अली पर हमला कर दिया, मुक्के और लाते बरसाई। गार्ड मुनसिफ खान कैमरामैन के चेहरे पर चढ़ दौड़ा। वाजिद अली बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। कैमरामैन नवाज शरीफ की फुटेज बना रहे। सहाफ़ी बरादरी का नून लीग के खिलाफ एहतजाज। जिस तरह चाहें आप तहकीक कराएं, हम पूरी तरह उसका साथ देंगे। और मैं दिल की गहराइयों से मैं माजरत चाहूंगा अपने मीडिया के भाइयों के साथ। समा के कैमरामैन पर तशद्दुद का मामला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली से खिताब में वाकई की मजम्मत। बोले कानून अपना रास्ता बनाएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने भी ये किया है बिल्कुल उनके सख्त नोटिस लिया जाएगा और पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये ना नवाज शरीफ साहब इस चीज को बर्दाश्त करते हैं और ना कभी इस चीज को किसी तरह भी सपोर्ट करने की कोई कोशिश है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का समा के कैमरामैन पर तशद्दुद का नोटिस। हाजी इस्लामाबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की समा के कैमरामैन पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा हुकूमत ख़त्म हो गई लेकिन मुगलिया सोच ख़त्म न हुई। मियाँ साहब गरीबों की और बद्दुआएं न लें। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी नईमुल हक कहते हैं हमला करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जिम्मेदार को निशान इबरत बनाया जाएगा। शेख रशीद बोले वाक़े का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो गार्ड ने तशद्दुद किया, बुरा किया, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। असेंबली इमारत के अंदर सिक्योरिटी सिर्फ असेंबली के गार्ड्स देंगे। स्पीकर असद कैसर ने असेंबली में प्राइवेट गार्ड्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। स्पीकर का वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। असद कैसर का कहना था जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जस्टिस साहब अगर ये समझे कि वो सो मोटो के जरिए पूरे मुल्क को चला लेंगे तो क्या ये हो पाएगा? नहीं होगा ये। और अगर हम ये कह रहे हैं कि आप अपने इख्तियारात को आइन के दायरे के अंदर इस्तेमाल करें, लिमिट्स के अंदर इस्तेमाल करें। अदालत में इल्तिवा में पड़े केसेस पर कौन सो मोटो लेगा? इस मुल्क को सियासतदानों ने ही ठीक करना है। जिनका काम है उनको करने दें। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान ने भी तीर चला दी है। बोले जिन वज़रा पर इल्ज़ामात हैं उनसे भी तहकीकात की जाएं। तहकीकात के लिए गिरफ्तार करना है तो वज़रा को भी करें। मरी में होटल एजेंट की सैया फैमिली से बदतमीजी। फैमिली के एहतजाज की वीडियो वायरल होने पर वाक़े का मुकदमा दर्ज। कई घंटों बाद भी मुल्जिमान गिरफ्त में न आए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस।
और मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। स्कर्दू में पारा -11 तक गिर गया। कोयटा में पारा -6 पर पहुंच गया। लाहौर और इस्लामाबाद में कुल्फी जमाती सर्दी। कराची में भी यख बस्ता हवाओं का राज। दर्जा हरारत मजीद गिरेगा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। ये देखिए क्या हो गया। पकड़ो इसको, पकड़ो यार, हॉस्पिटल पहुंचाओ। प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज इस अफसोसनाक वाक़े से। सवाल क्यों निकाला कहो या शिकायत हो कि अब तो रो भी नहीं सकते, एहतजाजी रैलियां हो या जलसे की कवरेज हो, इन सब की कवरेज कैमरामैन अपनी जान जोखों में डालकर बड़े एहसन तरीके से करते हैं। तब कहीं जाकर टीवी तक ये फुटेज मौसूल होती है, टीवी तक पहुंच पाती है। आपकी बात आवाम तक पहुंचाने में, आपको पॉपुलर करने में जनाब सबसे बड़ा क्रेडिट इन कैमरामैन्स को जाता है। आप पर जूता उछालने वाले का, आपका सिक्योरिटी गार्ड को तो नहीं रोक सका, आपका सिक्योरिटी गार्ड आपके ऊपर जूता उछालने वाले को, लेकिन वो तमाम मंजर आवाम तक कैमरामैन ने ज़रूर पहुंचाया था और जूता उछालने वाले को भी उसी कैमरामैन ने दिखाया था। यही वो कैमरामैन है जहां आप बहुत सारी लोगों से अगर हमदर्दियां कहीं समेट लेते हैं तो यही कैमरामैन वो मंजर भी आगे नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भला ये बात आखिर समझाए कौन, जिनके ज़ाती मुहाफ़िज़ ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर समा के कैमरामैन वाजिद अली को बदतरीन तशद्दुद खाना बनाया। ये मंजर पहले देखिए। समा के कैमरामैन वाजिद अली, जिनका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो अपना फर्ज अदा कर रहे थे। कैमरामैन नवाज शरीफ की फुटेज बना रहे थे और इस अमल पर नवाज शरीफ के गार्ड ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मियां साहब के गार्ड बेदर्दी से समा के कैमरामैन वाजिद अली के चेहरे पर चढ़ गया। ये जो फुटेज आपको दिखाई दे रही है, और अफसोस की बात यहाँ पर यह है, इस मकाम पर यह है कि नवाज शरीफ रुके तक नहीं, काफिले के हमरा निकल गए। अरे आप अपने वक्त के बादशाह सलामत हैं, एक कैमरामैन के लिए रुकते ना? ये मेरी गलत सोच है, क्योंकि आपका काफिला एक बच्चे की जान ले ले, आप तो वहाँ नहीं रुकते। तो ये तो एक कैमरामैन था जिसे मार खाता देख कर भी आप नहीं रुके। कैमरामैन वाजिद अली को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन और एक और अफसोस की बात जो सामने आई वो ये थी कि पिम्स अस्पताल में CT स्कैन मशीन ही ख़राब निकली, जिसके बाद समा के कैमरामैन को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कैमरामैन पर तशद्दुद की मजम्मत की है। उनका कहना था कि हुकूमत ख़त्म हो गई लेकिन मुगलिया सोच ख़त्म ना हुई। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने भी इस वाक़े की मजम्मत की। इन दोनों की गुफ्तगू आपको सुनवाती हूँ। इस्लामाबाद में मियां नवाज शरीफ के गार्ड्स ने दो टीवी चैनल्स के कैमरामैन के ऊपर तशद्दुद किया। जो गार्ड ने तशद्दुद किया, बुरा किया, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। कौमी असम्बली की जानिब से भी समा के कैमरामैन पर तशद्दुद का नोटिस लिया गया है। तशद्दुद में मुलव्वस नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं कि आइंदा कोई अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड पार्लियामेंट के अहाते में नहीं लाएगा। कोई जितना भी बड़ा लीडर है, सिक्योरिटी पार्लियामेंट से बाहर छोड़ कर आए। नवाज शरीफ तो भूल गए, लेकिन शहबाज शरीफ ने वाक़ई की चलिए मजम्मत करके अपनी जान छुड़वा ली है। उन्होंने भी कुछ कह दिया, कुछ कह गए। वो सुने उनकी बात। वाक़या हुआ उसकी हम यकीनन मजम्मत करते हैं। ये वाक़या नहीं होना चाहिए था और उसके लिए यकीनन कानून अपना रास्ता अपनाएगा। मैं आपकी खिदमत अर्ज करूँगा कि आप इस मामले की जिस तरह चाहें आप तहकीक कराएं, हम पूरी तरह उसका साथ देंगे। और मैं दिल की गहराइयों से मैं माज़रत चाहूँगा अपने मीडिया के भाइयों के साथ कि उनके एक साथी के साथ ये वाक़या पेश हुआ, उसकी हम बार-तौर मजम्मत करते हैं और इस वाक़े की यकीनन तहकीक के लिए पूरी तरह हम साथ देंगे। चलिए, ऑपोजिशन लीडर ने मजम्मत तो कर दी, मजम्मत अपनी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं? इस अफसोसनाक अमल के बारे में हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को गौर करना होगा।
और इस मनफी और पुरतशद्दुद सोच को ख़त्म करने के लिए यकीनन किरदार अदा करना होगा, क्योंकि जो कैमरामैन, जो रिपोर्टर्स फील्ड में बाहर निकले होते हैं, जो आपकी फुटेजेस बना रहे होते हैं, वो मेरे या आपके लिए नहीं बल्कि अपना काम कर रहे होते हैं, फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके। हारून साहब PTI से आपका ताल्लुक है, आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी शो में। अदनान आदिल साहब भी साथ मौजूद हैं। मंजूर साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगी। सर, नवाज शरीफ के मुहाफिजों से लोग महफूज नहीं है, एक कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। सर, गार्ड ने, नवाज शरीफ इस मामले पर बिल्कुल खामोश है। पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है इस तरह के रवैये पर, इस तरह के वाक़यात पर? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने इससे पहले ये देखा नहीं था, आपने फुटेज दिखाई जी। तो इसकी शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मज़म्मत करता हूँ बल्कि ये कहता हूँ कि इस बंदे के ख़िलाफ़ तो फौरी तौर पर पर्चा दर्ज करके इसको गिरफ़्तार करना चाहिए। वजह यह है कि समटाइम्स आप रोकते हुए, कोई लोगों को रोकते हुए किसी को कोनी लग जाती है, किसी को आप धक्का देकर पुश कर देते हैं, तो वो वहाँ की उस हद तक ये आपकी हो सकता है कि जो सिक्योरिटी वाले होते हैं उनकी मजबूरी होती है कि उन्होंने कॉर्डन किया होता है। लेकिन ये जिस तरह से फुटेज है कि वो वापस आया और जंप करके उसको उसके चेहरे पे या उसके सीने पे मार रहा है, तो ये तो एक वहशियाना इक़दाम है। कभी ऐसे भी कोई करता है? बेशक उसने कोई सवाल कर लिया, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप इस तरह से करें? तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। एक बार इन्होंने यहाँ पे भी किया था, एक इशू ऐसे ही किया था यहाँ पे भी, और उसमें भी सूरत हाल ऐसे ही बनी थी, लाहौर के अंदर भी। और उसको उस वक़्त मरियम नवाज़ ने उठकर कहा कि क्यों मार रहे हो इसको, तो वहाँ पे भी इनके गार्ड्स ने बहुत मारा था। हमारे जो जरदारी साहब के गार्ड्स हैं वहाँ पे भी समटाइम्स ऐसा हो जाता है, लेकिन वो किसी को पुश कर देते हैं, को बहुत ज़्यादा अगर कोई धक्का देने की कोशिश करे या एक्चुअली तो करीब आने की कोशिश करते हैं ना। तो मुझे नहीं समझ आई कि इस किस्म का जो उसने जंप करके मंजूर साहब जो आप बात कर रहे हैं, इसके लिए फील्ड रिपोर्टर जो होता है, जो कैमरामैन होता है खास तौर पर, जिसका ये काम होता है, जो ये फुटेज बना रहा होता है, वो हम वक्त तैयार रहता है। उसको पता होता है कि उसे धक्का भी पड़ सकता है, उसे कोनी भी पड़ सकती है, उसने आगे बढ़ना है, फुटेज बनानी है, काम करना है। लेकिन ये रवैया नाकाबिले कबूल है सर, कि वो वापस आता है और वापस आने के बाद इस तरह का रवैया कि कोई दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद है। नजीब साहब, आपको मैं शामिल गुफ्तगू करूँगी। सर, हुकूमत कुछ सोच रही है इस तरह के मनफी रवैयों को ख़त्म करने के लिए? आज असेंबली में भी ये बात उठी है और मैं समझता हूँ कि जो रवैयों के अंदर तब्दीली नहीं आ रही है, इक़्तिदार ख़त्म भी हुआ है, इक़्तिदार में भी रहे, इक़्तिदार से बाहर भी, एक हाई हैंडेडनेस, और चूँकि जो खुद लीडर्स के रवैये इस तरह के होते हैं तो वो नीचे भी वही पैगाम जाता है उनके गार्ड्स को, उनके मुलाजमीन को। और ये जो एक हाई हैंडेडनेस का रवैया है, कानून से बालातर होने का रवैया है, मैं समझता हूँ ये अशराफिया का, इसने तब्दील होना है। और ये तो बिल्कुल इस तरह का है कि जैसे कोई फ्लाइंग हॉर्स उछल के यानी कैमरामैन को किक मार रहा है और उसके चेहरे को मस कर रहा है। तो इस पे तो फौरी मुझे यकीन है कि पर्चा दर्ज भी हो गया होगा और इसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, ताकि पैगाम जाए इनको जो उनकी जान की हिफाजत कर रहे थे होते हैं कि दूसरी जानें भी, आम लोगों की जानें भी, उन कैमरामैन्स की जानें भी, या जो इर्द गिर्द वहाँ पर लोग अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, वो भी उतनी कीमती हैं जितनी इन अशराफिया की, इन लोगों की जानें कि जो इस मुल्क के हुक्मरान भी रहे हैं और यहाँ से बच बचा के बाहर चले जाते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर जितने अरसे मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इतना एलानिया जबर और तशद्दुद और यहाँ पर जो रवैये हैं, ये तो कभी कभी कैमरे की आंख उसको पकड़ लेती है, कैप्चर कर लेती है। वरना ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हमारे यहाँ यही रवैये हैं, यही तरीक़ाकार है, यही बिहेवियर है उनकी जो हिफाजत पे मामूर हैं, सियासतदानों के भी और जो दौलतमंद लोगों के भी। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के आम आदमी के साथ जो हम ये देख रहे हैं, सियासतदानों की अगर बात की जाए तो सियासतदानों को भी, नजीब साहब, सियासतदानों को भी और उनके गार्ड्स को भी असल जो मसला है वो ये समझने की ज़रूरत है
कि जिनकी वो हिफाजत कर रहे हैं और जिनके साथ मारपीट करके उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं, बेसिकली ये इसी आवाम के नुमाइंदे होते हैं और उन्होंने इस मनसब तक पहुंचाया होता है कि जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूम रहे होते हैं और उसके बाद आवाम के साथ और कैमरामैन के साथ खासतौर पर जिस तरह का रवैया आज इख्तियार किया गया, इस तरह के रवैये सामने आ रहे होते हैं। अदनान आदिल साहब और हुक्मरानों को, चाहे वो हुक्मरान हो या सियासतदान हो या अपोजिशन, उनको भी इतना खौफजदा, यानी ये जो कैफियत है कि जनाब के अपने साई से भी डरें, एक हल्की सी खट की आवाज़ से भी डरें, क्योंकि जब ये आप खिदमत के लिए निकले हुए हैं और एक कौम की लीडरशिप संभाली हुई है, तो आप अपने आप को इतना कीमती समझने लगें या अल्लाह ताला का कोई तोहफा समझने लगे पूरी कौम के लिए, ये भी रवैये तब्दील होने हैं और लोगों को यानी अपने आप को उस कौम का हिस्सा, उसका एक जुज़ समझना है और पूरी कौम के साथ ही उनकी भी कदर कीमत और उनका भी मुकाम बढ़े, क्योंकि खाली इनके मुकाम बढ़ रहे हैं, इनकी दौलत बढ़ रही है। मैं अदनान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। अब जो आप बात कर रहे हैं कदर कीमत आवाम की बढ़े, इनकी अपनी कदर कीमत तो ये खुद बढ़ा रहे हैं, और खौफ की आप बात कर रहे हैं तो खौफ तो कैमरामैन से क्या खौफ, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे, अपनी फुटेज बना रहे। अदनान साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के गार्ड की, मैं अदनान साहब की जानिब जा रही हूँ। अदनान साहब, कैमरामैन को, वाजिद अली को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यकीनन आप भी वाजिद अली को जानते होंगे, वो किस तरह से आगे बढ़कर, जब हम फील्ड में निकले होते हैं, वो खुद आगे बढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। वजाहतें दी जा रही हैं, अब सिर्फ मजम्मत तक काम चलाया जा रहा है। अदनान साहब, क्या समझते हैं आप, क्यों खामोश है नवाज शरीफ साहब? कोई तो बात करनी चाहिए थी उन लोगों की जानिब से, सिर्फ मजम्मत तक काफ़ी है? मगर ये देखिए, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। ये इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने गार्ड्स को कि जो भी करीब आए उसकी फेंटी लगाओ, और अगर कोई आपकी बात ना माने आप जो मर्जी करो। असल में इनकी इंस्ट्रक्शन ये होती हैं, अगर इन्होंने गार्ड्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई हो, ज़ाब्ता अखलाक बताया हो कि भाई ये तुम्हारी लिमिट्स हैं, इससे आगे नहीं बढ़ना। अगर कोई इनको शिकायत भी है मीडिया से, तो मीडिया की इंतज़ामिया से बात कर सकते हैं, लेकिन ये खुद कानून को अपने हाथ में इसलिए लेते हैं कि इन्हें किसी का डर नहीं है, ला कानूनियत है। ये समझते हैं ये जो भी करेंगे वो छूट जाएंगे। इन्होंने लाला मूसा के करीब एक बच्चे को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया और चलते चले गए, कोई रुका तक नहीं, और बाद में 20-25 लाख रुपए दे के उस खानदान को चुप करा दिया, उससे सुलह वुलह हो गई। पाकिस्तान का कानून भी ऐसा है कि अगर आप कत्ल कर दे कोई अमीर आदमी, तो वो गरीब आदमी को, गरीब फैमिली को कुछ पैसे देकर मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। तो जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी, सजा जजा का प्रोसेस नहीं होगा, ये वाकयात होते रहेंगे। और मीडिया को भी इस पे कोई संजीदगी से गौर करना चाहिए। ऐसे लोग जो इस किस्म के काम कर रहे हैं उनका बाइकआउट करना चाहिए, कम से कम एक अलामती बाइकआउट करना चाहिए, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, ताकि इनको ये एक स्ट्रांग मैसेज जाए कि हम ये काम अब जिस तरह हम करते आ रहे हैं ये बहुत दफ़ा हो चुका है, ये अब हम नहीं कर सकते, माहौल बदल गया है। अब जब तक इनको सजा नहीं होगी ये लाकानूनियत रहेगी। देखिए, उसका रवैया गार्ड्स वाला रवैया नहीं है, उसका रवैया गुंडे वाला रवैया है। आपने देखा कि यहाँ पर इन्होंने जिस तरह पुलिस को गुंडों की तरह इस्तेमाल किया, मॉडल टाउन में 14 लोग इन्होंने कत्ल कर दिए और 4 साल तक उसकी मुनासिब तफ्तीश भी नहीं होने दी। तो इनके तो जो हौसले हैं वो खुल चुके हैं, ये दीदा दलेर हो चुके हैं। इन्हें पता है हम जो भी जुर्म करेंगे वो मामला जो है ठप हो जाएगा। कोई हमें तफ्तीशी एजेंसियां डरती हैं कि भाई बड़े सियासतदान हैं, इक़्तिदार में आ जाएंगे तो हमारा नातपा बंद कर देंगे, वो इनकी तफ्तीश नहीं करते, फिर अदालतों पे ये दबाव डालते हैं। आप देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मॉडल टाउन वाक़े पे रिपोर्ट की, उसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वो जो अफसर जिनके नाम थे उनको मुल्क से भगा दिया। तो जब एक ओवरऑल माहौल मुल्क में ऐसा होगा कि जो सियासतदान और बासर लोग हैं उन पे कानून अप्लाई नहीं होगा, वो खुद को कानून से बालातर समझने लगेंगे, तब ऐसे वाकयात जो हैं वो रूनुमा होंगे। और आज तो देखिए कि कितनी अफसोस की बात है कि एक शख्स जो इतना इनकी कवरेज कर रहा है, पार्लियामेंट के हाथे में आप बताइए कि कोई आम आदमी तो जा ही नहीं सकता, वहां पे तो इतनी सिक्योरिटी है, कोई मखसूस लोग जाते हैं, मैं भी नहीं जा सकता अगर मेरे पास ना हो। बिल्कुल, जर्नलिस्ट भी वही जाते हैं जिनको इजाजतनामा मिलता है, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, तो वहां तो कोई दहशतगर्दी का खतरा भी नहीं था। बिल्कुल, अगर इनको वहां पे कोई ये नहीं कह सकता, ये झूठ है कि उनको सिक्योरिटी का कोई खतरा था इसलिए उन्होंने रिएक्ट किया। इनको अगर कोई शिकायत थी उसके रवैये से, ये हमारी इंतजामिया को कहते, या हम जो दूसरा रिपोर्टर था उसकी इंतजामिया को कहते
कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? और बाद में ये मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं, फिर इनके जो एजेंट हैं मीडिया में वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, माफ कर दो, सुलह सफाई कर लो। तो इस मामले पे जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उनको एक संजीदा रवैया अख्तियार करना चाहिए और इनको ये जो इनके ये मुकमुका की पॉलिसी है ये तर्क करनी चाहिए। इस पे फौजदारी मुकदमा हो, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो उस शख्स के ऊपर। और देखिए ये जो लीडर्स हैं ये अपने आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते ये कह के कि जी हमें तो पता ही नहीं था। जब तक इनकी इंस्ट्रक्शन ना हो, किसी आम गार्ड की जुर्रत ही नहीं है कि वो किसी सहाफी के साथ ऐसा सलूक कर ले। इनकी शह पर ही सब कुछ किया जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं कि आगे हमें ये करना चाहिए, लेकिन जो नजीब साहब ने बात की, चौधरी मंजूर साहब के सियासतदानों को एक खौफ होता है। तो सर अगर कोई खौफ भी था, अगर कैमरामैन की तरफ से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी अगर हो सकता था, तो क्या आपको लगता है ये तरीक़ाकार दुरुस्त था? चौधरी मंजूर साहब। नहीं देखिए, खौफ का इशू नहीं है। इस मुल्क में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं पहले भी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे खुदकुश हमला हुआ, फिर उससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। वो अपनी जगह पे है। सर कहीं पर भी कोई कैमरामैन ने तो नहीं किया तो नहीं रोक सकते ना। नहीं 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 नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं ये कैमरामैन का इशू नहीं, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि बहुत बड़े बड़े लीडरों ने खुद कोनियाँ मार के लोगों की पसलियाँ तोड़ी हैं। ये भी वाक़यात हुए हैं, इसी मुल्क के अंदर हुए हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है ये है कि अगर ये हो सकता था कि वो उसको पुश करता, कैमरामैन गिर जाता, लेकिन ये जिस तरह से उसने जंप करके ऐसे मारा है जैसे कोई किसी फुटबॉल को बंदा मारता है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक और गैर इंसानी रवैया है उसका। और उसमें अभी कोई नवाज शरीफ साहब का कोई सामने नज़र भी नहीं आ रहा है। अगर उस वक्त कोई पुश किया है, वो गिर गया है, तो बजाय इसके कि आप आकर उसको उठाएं, आप इस किस्म का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। सर वहाँ पर जो सहाफ़ी दीगर लोग मौजूद थे, उनकी जानिब से आवाज़ दी जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब ये देखें, मियाँ साहब ये देखें ये क्या हो रहा है, लेकिन ना उनका काफिला रुका ना वो रुके। और ये रुकने का ये पहला वाक़या नहीं है कि उनको रोका गया और वो रुके ना हो। ये इस तरह के मामलात हमने पहले भी देखे हैं। लाला मूसा का तस्करा नजीब साहब ने भी किया, अदनान साहब ने भी किया, लाला मूसा में भी हमने इसी तरह का वाक़या देखा था। इससे पहले भी इसी तरह के वाक़यात बहुत सारे हैं जहाँ नवाज शरीफ साहब रुकते नहीं है। फिर खौफ का नजीब साहब आप बात करें तो आपको याद होगा कुछ अरसे पहले एक और वाक़या हुआ था कि स्टेज पर ये मौजूद थे, ये और उनकी बेटी डर गई थी और उसके बाद इनके सिक्योरिटी गार्ड ने इनके अपने कारकुन को किस बुरे तरीके से पीटा था और फिर बाद में आकर माइक पर बातें करना शुरू कर दी कि ये हमारा कारकुन है, ये हमारा जाबाज कारकुन है। इस तरह के रवैये इनके, इस तरह से ये मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं और फिर उसके बाद अब जब एक कैमरामैन के साथ ये बदतमीजी, ये तशद्दुद, ये वहशियाना सलूक किया गया तो एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा मुंह से। देखिए ये जो अभी मीडिया का जिस तरह से इस वक्त जो कैमरे की आंख और माइक से जो हमारे मुल्क के अंदर लोगों के अमाल छुपे हुए थे ना, वो जिस तरीके से सामने आते हैं तो तकरीबन हर एक ही अब कैमरे से और माइक से खौफजदा है। क्योंकि एक होती है रियल गुडनेस कि जहाँ लोगों की ज़ात में अच्छाई होती है, उनकी छुप के भी अगर फिल्म बनाई जाए तो वो उनके अमाल, उनकी गुफ्तगू, उनका किरदार, उनके रवैये अच्छे होते हैं। बदनसीबी से हमारे यहाँ ये एक रविश ये रही कि सियासत के अंदर लोगों के जो रवैये और चीज़ें ना, तो इस गंद को कैमरे की आंख ने और माइक्स ने इस गंद को ऊपर ले आया है। और इस वजह से ये लोगों के अंदर ये चीज़ रहती है कि जैसे ही वो कैमरास और ये वो चीज़ें नज़र आती हैं और जब तक कि वो बिल्कुल तैयार खड़े हुए हों और उन्हें पता हो तो उस वक्त तक तो वो बेहतरीन मुस्कुराहट से और बेहतरीन रवैयों का मुजाहरा कर रहे होते हैं जी। लेकिन अदरवाइज मैं समझता हूँ कि आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर जो सबसे आम किरदार मीडिया और कैमरा और ये माइक अदा कर रहे हैं, ताकि जो रवैये, जो मामलात, जो पसे पर्दा जो चीज़ें हैं उनको उखाड़ के ला रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि वो उन लोगों को पहचाने कि कौन वाकई में बाकिरदार और दर्दमंद लोग हैं जो अपनी सलाहियतों से क़यादत करना चाहते हैं और कौन वो लोग हैं
जो बस सिर्फ अपना एक थोड़ी तरह एक्टर के तौर के ऊपर अच्छे अच्छे डायलॉग बोलते हैं, लेकिन पसे पर्दा उन्होंने उनके यहाँ जो लूट मार रवैये। नजीब साहब, ये जो आज का वाकया हुआ है, इस तरह के वाकयात दोबारा रोनुमा ना हो, इस पर ऑपोजिशन को भी कुछ करना होगा, हुकूमत को भी कुछ करना होगा, कोई ना कोई बात जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ मजम्मतों से काम नहीं चलेगा। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं और आज का जो वाकया हुआ है वो बिल्कुल होनी चाहिए। आप तीनों मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा, मैं अगले टॉपिक की जाने बढ़ूंगी, ओके, कमेंट्स लूंगी। मुल्क भर में इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन मुल्क का सियासी मौसम इंतहाई गर्म है और इस बार सियासी गर्म हवाएं सिल से चल रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी काफ़ी जारहाना सियासी इनिंग्स खेल रहे हैं। अचानक उनके मिजाज में तब्दीली आ गई है। कुछ दिन पहले तक पीपल्स पार्टी हुकूमत की मुद्दत पूरे होने के हक में थे, इस बार अब ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। To be able to say कि कदम भराए इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ है, हम इंसाफ के साथ है और हम रूल ऑफ लॉ के साथ है। मिस्टर स्पीकर, तो स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो का आपको याद होगा, लेकिन आसिफ अली जरदारी को मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन नजर आ रहे हैं। साबिक सदर हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुन लीजिए। को सिर्फ तकलीफ हमारी 18वीं तरमीम की है और प्रेशर मुझ पर डाल रहे हैं। हालांकि मैं इनको समझा रहा हूँ कि अगर मैं अकेला मान भी जाऊँ आपकी बात तो पार्टी नहीं मानेगी। बहरहाल ये देखते हैं कि ये मैच कहाँ जाता है और कौन किधर निकलता है। जलसे हो रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं, कोई इशारा आपको मिला? इशारा मिला है अर्ली इलेक्शन का। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मूड वाकई बहुत ख़राब है, लेकिन मिजाज तो तब्दीली सरकार के भी अच्छे नहीं लग रहे। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का अंजाम एक ही है। जो मर्जी बोलते रहो टीवी के ऊपर आके, तुम नहीं बच सकते। इंशाल्लाह बच्चों जो आवाम के साथ तुमने किया है, तुमने भी और तुम्हारे पार्टनर नवाज शरीफ ने भी, तुम खास और लव इस्तेमाल करता हूँ दोनों के लिए। लोग कहते हैं जी इज्जत दे, कोई इज्जत चोर की मैं नहीं करता, बल्कि मैंने सोचा था अपने शनाख्ती कार्ड भी बिलावल हाउस में डाला करूँ, शायद मेरे अकाउंट में कोई डाल दे, मैं बाकी 90% गवर्नमेंट को देकर रख लूँ। ये मौक़िफ़ अली जैदी साहब का, जबकि इमरान इस्माइल कह रहे हैं गवर्नर सिंध के आसिफ अली जरदारी कन्फ्यूजन का शिकार है। जामशोरों में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इमरान इस्माइल साहब और वहाँ कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी का बयान अफसोसनाक है। उनको लगता है कि उनके सिवा सबको फौज लाई है, वो बताएं उन्हें कौन लाया है। आसिफ अली जरदारी साहब को मैं क्या जवाब दूँ, वो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उनके ऊपर करप्शन के लातादाद इल्ज़ामात हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं जो उन्होंने की है परसों, जो नामुनासिब बात है करने के लिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ये बात मुनासिब नहीं है। हर चीज़ आपको नज़र आ रही है कि जी फलाना भी फौज लेके आई, फलाने को भी फौज लेके आई, इस हुकूमत अलावा इनके जरदारी साहब के बाकी हर एक को फौज लेकर आई। तो ये अपने बारे में तो बताएं कि इनको खुद कहाँ से आए, क्या किसने लाया इनको। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के ऊपर जो हीरो बन के करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो अब आगे मजीद चल नहीं रहा है मामला। अब हुकूमत की जानिब से कोई मौक़िफ़ आ जाए और ऑपोजिशन खामोश रहे, ऐसा हो नहीं सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने कौन सी गलत बातें की हैं। हुकूमत के ऊपर हर बात जो की जाती है उसका जवाब गालियों की सूरत में दिया जाता है। अब हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, आप अपनी टुकटुकियां बजा रहे हैं। जो हुकूमत पहले 100 दिन में नौकरी पर पाबंदी लगा के बैठ गई है, वो क्या नौकरियां देगी। पीपल्स पार्टी से तो आज से 15, 20, 30 साल पहले के हिसाब भी पूछे जा रहे हैं। क्या हुकूमत के वज़रा पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं है? इनको क्यों सहूलतें दी जा रही हैं? नैब विक्टिमाइजेशन का इदारा ना बने। नैब को आज तक बाजू मरोड़ के लोगों की वफादारियां तब्दील करने का रास्ता बनाया गया। आसिफ जरदारी साहब ने कौन सी गलत बात की है? किसी को शक है कि इलेक्शन मैनेज हुए? हमने जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत देख लिया, इफ्तिखार शाही साहब का भी देख लिया, मौजूदा भी देख लिया। इलेक्टेड वजीर आजम हो, खा वो चीफ जस्टिस हो, खा वो आर्मी चीफ हो, खा कोई भी बंदा हो, अगर किसी फर्द को ये गुमान गुजर जाए मैं ही इस मुल्क का मसीहा बन गया हूँ और बाकी सारे नहीं, तो वो यकीनन गलती पे है। हम किसी से तसादम नहीं चाह रहे। अगर किसी को गिरफ्तारी का शौक है वो भी करके देख ले। आपसे कोई एनआरओ नहीं मांगता, ना आप एनआरओ देने की औकात रखते हो। अगर किसी का ख्याल हो कि हमें दबा लेगा तो ऐसा नहीं है। हुकूमत के दिफा में वजीर रेलवे शेख रशीद भी आगे आ गए हैं और मुखालिफिन पर तनकीदी ट्रेन चला दी है। कहा लूट मार करने वाले कहते हैं कि जमहूरियत नहीं चलेगी। शेख रशीद ये भी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी की भेंट चढ़ने लगे हैं।
नाखनों से इस कौम के चेहरों को नोचा। जिन्होंने नोचा उनका नाम था आसफ जरदारी एंड नवाज शरीफ एंड कंपनी। बेनजीर भी शहीद हो गई, वसीयत नौकरानी से निकली। मुझे दुख है कि मेरा बिलावल जो है वो आसफ जरदारी की भेंट चढ़ने लगा है। बिलावल का मुझे दुख रहेगा अगर उसकी सियासत का दिया पाचा हो गया। और आसफ जरदारी साहब कहते हैं ये अनाड़ी है, घबराए नहीं। इमरान खान अनाड़ी है या खिलाड़ी है, 30 मार्च तक आपको पता लग जाएगा। अकलमंद से मैं मुखातिब हूँ, बेवकूफों का मैं लीडर नहीं हूँ। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर जो आ रहे हैं, खान साहब मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस मुल्क में ऐसे चेहरे हैं जो लोग इद्दत के दिन भी पूरे नहीं करते और हुकूमत के साथ आ जाते हैं। जो आसफ जरदारी साहब सिंध में निकले हैं, उनको तस्वीर नजर आनी शुरू हो गई है। तो तमाम स्टेटमेंट्स को देखकर लगता है कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, माहौल गर्म है। आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर बात करूंगी। अपने पैनल की जानिब दोबारा बढ़ूंगी। चौधरी मंजूर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ। सर इस बात को लेकर आसिफ अली जरदारी साहब का रवैया अचानक इतना जारहाना हो गया है। हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। सर, मफाहमत की बातें करने वाले मज़ाहमत पर क्यों? नहीं, पहले तो कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की बात जो है वो खुद खान साहब ने कर दी है। उससे पहले तो कोई पीपल्स पार्टी ने अगर इस हुकूमत को घर भेजना होता तो हम ये गवर्नमेंट बनने ही ना देते। आपको पता है, सारे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को पता है कि उस दिन पीपल्स पार्टी अगर 27 तारीख को या 28 को प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल साहब ना करते तो बाकी पार्टियों की क्या पोजीशन थी, ये कौन सी पार्लियामेंट रहनी थी। सो हमने हमेशा बिहेव किया। अगर उन्होंने कहा है, इमरान खान ने कहा है तो वो ठीक है। अगर वो बात आसफ अली जरदारी साहब कह दे तो गलत है। जहां तक ये मुदाखलत का सवाल है, आप जरदारी साहब को छोड़ें, किसी रेडी वाले से जाकर पूछें, किसी लेमैन से जाकर पूछें, वो आपको बता देगा कि इस इलेक्शन में क्या हुआ है। किस बंदे को पंजाब को या सिंध के अंदर कौन सा कर्नल, कौन सा फौजी या कौन सा एस्टेब्लिशमेंट का बंदा लेकर गया है, किस पार्टी में लेकर गया है। इससे पहले क्या ये बात गलत है कि MQM को किसने बनाया था, और क्या ये बात गलत है कि अल्ताफ हुसैन को किसने बनाया था। क्या ये बात गलत है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मियां नवाज शरीफ को कौन इस्तेमाल करता रहा है। वो खुद अब कह रहे हैं कि मेरा काला कोट पहन के जाना गलत था, मैं बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो गया था। तो कौन सी बात गलत है, किस बात पे एतराज है आपको? तो वो कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि 18वीं तरमीम जो है अचानक क्यों है? नहीं, अचानक नहीं हुआ। ये देखें ना, ये सियासी बातें हैं और जवाब में क्या है, बदतमीजी शुरू हो जाती है। वो अली जैदी साहब की बात देखें, शेख रशीद साहब की। मैं भी जानता हूँ शेख रशीद साहब का कसूर से ताल्लुक है, छांगा मांगा से ताल्लुक है। मैं भी जाती तौर पर जानता हूँ कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमने कभी कोई जाती बात की है? अली जैदी साहब का भी पता है, सबको पता है कि वो क्या है क्या नहीं है, बाकियों का भी पता है। चौधरी मंजूर साहब, हम जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कि आप लोग तो बात करते हैं कि पीटीआई यू टर्न लेती है, लेकिन पहले आप मुफाहमत की बातें करते हैं, पहले आप हुकूमत की के साथ ताउन की बातें करते हैं और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब इलेक्शन की बात करें। सर, मुझे नजीबुल्लाह साहब को भी मैं शामिल कर लेती हूँ, उनका कमेंट ले लेती हूँ, फिर आपने बात कर दी। आप सवाल उनसे करती ना, मेरे पे कमेंट करके तो आप उधर ना जाए, मेरे से उस कमेंट का जवाब ले लें। बिलावल साहब ने जिस इशू पे कहा था, वो इशू ये था जब ये खादम रिजवी साहब चढ़ाई कर रहे थे, उस इशू पे कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ है। तो उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया था, वो तो सरेंडर कर गई थी पीटीआई उस वक्त। चौधरी मंजूर साहब, वैसे इससे पहले भी हुकूमत के साथ ताउन की बात कर चुके हैं और जितने भी टॉक शोज में पीटीआई पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठे होते हैं वो यही कहते हैं कि हम कोई पॉजिटिव चीज लेकर आएंगे तो हम ताउन करेंगे, हम हुकूमत के साथ ताउन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जमहूरियत का बोलबाला चाहते हैं। ये अल्फाज होते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो भी प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम में साथ मौजूद होते हैं, यही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें आप लोगों के मुताबिक क्या होती है? नजीबुल्लाह साहब से मैं इस पे कमेंट ले लेती हूँ। नजीब साहब, जैसे चौधरी साहब ने भी बात की कि वज़ीर आज़म साहब ने पहले जब सहाफ़ियों से मीटिंग हो रही थी उसमें उन्होंने कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की बात कर दी थी, अब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये बात कर दी है। सर, 3 माह हुए हैं सिर्फ हुकूमत को, अभी इससे थोड़ा ही ज़्यादा अरसा गुजरा है, अभी से कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की बातें हो रही हैं। सर, क्या वजह है, ऐसा क्यों इशारा दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी, आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी? देखिए, ये 2-3 बातें गड़बड़ हो रही हैं। पहली बात तो एक है कि अर्ली इलेक्शंस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑप्शन हमेशा मौजूद होता है
और इसमें जो इमरान खान साहब का पैगाम है वो ये है कि हुकूमत ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं है। यानी एक तरह का जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो बहाना है ना, कि जो मफामत की बात करता है वो फिर ये एक्सपेक्ट करता है जी अब तुम मेरे जुराइम के ऊपर पर्दा डालो, अब तुम मेरी हिफाजत करो और मुझे भी बचा लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो इमरान खान साहब ने जब ये बात की थी, इसको इस तनाजुर में देखना चाहिए कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हम हर एक्सटेंट तक चले जाएंगे, अर्ली इलेक्शंस पे जाना पड़ा तो भी करेंगे, लेकिन हम मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, उनको इस वजह से नहीं वो देंगे कि जनाब ये जो मफामत की बात के ज़रिए एक बात, दूसरा जो आसिफ जरदारी साहब का ये आउटबर्स्ट है ये मकाफात अमल है, क्योंकि अब उनकी याददाश्त में वो सारे जराइम हैं और जराइम का जो वज़न होता है ना वो टनों वज़न होता है और उम्र के साथ साथ उनको उठाना वो बड़ा मुश्किल होता है। और उन जराइम का बोझ ये तो जो पकड़े जा रहे हैं वो तो आपके और मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन उनको तो उन सारे जराइम का भी पता है जो अभी नहीं पकड़े गए हैं, जो अभी आवाम के सामने नहीं आए, जो नैब तक नहीं पहुंचे हैं, जो FIA को, तो ये जाहिर बात है खौफजदा हैं और उसके अंदर एक भड़क मारनी होती है, एक ये पैगाम देना होता है कि नहीं जी हम बड़ा सख्त मुकाबला करेंगे। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये नैब नहीं कर रही है, इसको नहीं करना चाहिए। नैब को आज़ाद ही फंक्शन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होंगी, पकड़ दकड़ होगी, अफरा तफरी ये इसी तरह से शोर मचाएंगे कि जनाब कहीं अर्ली इलेक्शंस, कहीं ये कि हुकूमत गिर रही है। लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह ताला की ज़ात से भी उम्मीद है और मुझे पाकिस्तान की आवाम के लिए भी मेरी यही दुआ है कि जो पाकिस्तान के जो मुजरिम हैं अगर ये हैं तो ये या जहाँ भी हैं और जो भी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के बच्चों से उनका मुस्तकबिल छीना है और उनकी उम्मीदें और जो पाकिस्तान को इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है वो सब पकड़े जाएं और वो सारे जिस पार्टी में भी हो वो अपने अंजाम को पहुंचे और पाकिस्तान आगे बढ़े। से ही ये करप्ट अनासर के लिए बात की। अदनान आदिल साहब, ये जारहाना रवैये की जिसकी मैं बात कर रही हूँ आसिफ अली जरदारी साहब का, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? ये बहुत दूर की बात नहीं है, पिछले कुछ अरसे में हमने नवाज शरीफ साहब को भी देखा है कि जब उनके ऊपर शिकंजा कसने लगा था तो उन्होंने भी बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली थी। ये आपको यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब भी यही वजह लगती है या फिर वजह कुछ और है, अचानक जारहाना मूड में आ गए? आसिफ जरदारी का मैसेज बहुत क्लियर है कि मेरे पे अगर तुम सख्ती करोगे, करप्शन केसेस आगे बढ़ाओगे और तफ्तीश बढ़ाओगे आगे, तो फिर मैं इस सिस्टम को डिसरप्ट करूंगा, इस सिस्टम को चलने नहीं दूंगा। लेकिन मसला यह है कि आसिफ जरदारी की बेस अब बहुत छोटी है। वो अंदरूने सिंध की जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलाकाई जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल्स पार्टी उस तरह की जमात नहीं है जैसी बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में थी, जो पूरे पाकिस्तान की जमात थी, बल्कि पीपल्स पार्टी सुकड़ कर पंजाब से ख़त्म हो चुकी है। इक्का दुक्का लोग हैं, चौधरी मंजूर, कमर जमान कायरा, और इस तरह ज़्यादातर जो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट बेस है वो सिर्फ अंदरूने सिंध है, बल्कि सिंध के शहरी इलाकों में भी उतनी बड़ी सपोर्ट बेस नहीं है। तो वो अगर चाहें भी तो सिस्टम को डिसरप्ट नहीं कर सकते। 10 साल से उनकी सिंध में हुकूमत है, वो कोई ख़ास कारनामा अंजाम नहीं दे सके। सिंध के लोग अगर वो उनको आवाज़ दें कि मोबिलाइज करने के लिए कि आप सड़कों पर आएँ, तो मेरा नहीं ख्याल है कि सिंध के लोग सड़कों पर आएंगे। वो करोड़ों रुपए खर्च करके एक छोटा सा जलसा जलसी कर सकते हैं, बढ़के मार सकते हैं। मीडिया बहुत आज़ाद है, मीडिया पे कवरेज मिल जाती है तो एक सनसनी सी बन जाती है। लेकिन उनका मैसेज यही है कि अगर मेरे पे करप्शन केसेस जो हैं वो परसू किए जाते हैं और उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है, और जो कि लग रहा है कि जिस तरह उन मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, बेनामी अकाउंट्स, तो आप कह रहे हैं कि ये जरदारी साहब ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। इस पर मैं लास्ट कमेंट मंजूर साहब का भी लूंगी। मंजूर साहब, जो बात अदनान आदिल साहब कर रहे हैं, हुकूमत के अरकान की जानिब से भी, शेख रशीद साहब की जानिब से भी यही बात की जा रही है कि करप्शन केसेस के बाइस आसिफ अली जरदारी परेशान है, इसीलिए उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो मिजाज इस वक्त नजर आ रहा है उनका, इसकी वजूहात यही है सर? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे हैरत है जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट तजिया निगार भी कहते हैं, वो एक्चुअल किसी न किसी लाइन को टो करके बातें कर रहे होते हैं।
मुझे ये बताएं, अभी नजीब साहब फरमा रहे थे एक सियासी बात मैंने की है, जरदारी साहब ने सियासी बात की है कि 18वीं तरमीम पे अगर मैं मान भी जाऊं, मुझसे जो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी पार्टी नहीं मानेगी। पार्टी मान जाए, बाकी सूबे नहीं मानेंगे। तो उसका जवाब क्या है? वो चोर हैं, वो डाकू हैं। तो भाई आपकी पार्टी में कौन से साथ बैठे हुए हैं? 11 इंक्वायरीज तो KPK के अंदर है। वजीर आजम से लेकर आपके वजीर दिफा से लेकर जुबैदा जलाल से लेकर अलीम खान से लेकर कौन कौन से करप्ट लोग नहीं है जो आपकी पार्टी के अंदर भरे हुए हैं? वो कोई आप जमजम से नहाए हुए? आप 1 मिनट, मैंने आपकी बात में नहीं बोला, आप इतनी बदतमीजी कर रहे थे, मैं नहीं बोला। मेरी पहले बात सुन ले, मुकम्मल होने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। तो आप बदतमीजी करेंगे। 11 इंक्वायरीज उधर है, आप पकड़िए ना जी, आप पकड़िए उनको पहले, अपने चोरों को पकड़िए। आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आप हमारे चोर नहीं पकड़े जाएंगे, बाकियों के चोर पकड़े जाएंगे? कौन सा करप्शन का केस है? मुझे ये बताएं, शर्जील मेमन के घर से जो 5 अरब रुपया बरामद हुआ था, वो किसके घर में चला गया? वो किधर है? माल मुकदमा था। अगर ये इस किस्म की तूफाने बदतमीजी एक शुरू की जाती है, एक चैनल शुरू करता है, बाकी सारे टो करना शुरू कर देते हैं। मुझे बताए ना, वो माल मुकदमा था, अगर उसमें कोई खुर्द बुर्द हुई है तो वो तो फिर जिन्होंने बरामद किया था उसमें मुकदमा होना चाहिए। ये एक तमाशा बनाया हुआ है सबने, और उस तमाशे के पीछे सारे चल रहे होते हैं। आप मुझे ये बताएं कौन सी बात जरदारी साहब ने गलत की है? आप मुझे ये बताएं कौन सी बात जरदारी साहब ने गलत की है? आप मुझे बता दीजिए, आपके मिजाज में या जरदारी साहब के मिजाज में सर इस पर जो बेचैनी है, जो आप लोग सर जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, जो आपका अंदाज है, चौधरी साहब केसेस है पकड़े जा रहे हैं सिंध से, जो सिंध की बैंकों के ऊपर डाका पड़ा है। क्या मियां नवाज शरीफ को लेकर नहीं आया गया था? क्या अल्ताफ हुसैन को नहीं बनाया गया था? कौन सी बात आप कर रहे हैं? कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं? हम एक सियासी बात करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो तारीख है वो तारीख है, लेकिन उस तारीख को बदलना भी है या नहीं? मंजूर साहब, आपने भी मर जाना है और जरदारी साहब ने टॉपिक पे साथ दिया। लोगों से माजरत चाहूंगी मैं, क्योंकि आप लोग लड़ना खत्म नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से मुझे सेगमेंट खत्म करना पड़ गया। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। हम सब जानते हैं माशाल्लाह पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, पुरकशिश सयाहती मकामात सयाहों को अपनी जानिब खींच लेते हैं, और इमरान खान साहब आगाज़ में ही सयाहत के फ़रोग़ की बात कर चुके हैं। पहले उनकी बात सुने, फिर टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। 4 बंदों ने इस खातून को लिटा के मारा है, यहाँ तमाम लोग खड़े देख रहे थे। मेरी अपील है चीफ जस्टिस साहब, इमरान खान साहब, मैं अपने तमाम अफसरान बाला को कहता हूँ, ये पुलिस ने पर्चा काटा है कि ये जगह मरी पुलिस की हुदूद में नहीं आती। आप मुझे बताएं किसके पास जाएं? मरी में पूरी दुनिया खड़ी हुई, ये सारे मर्द देख रहे हैं, एक औरत को लिटा के 4 लोग मार रहे हैं। ये जगह अगर मरी पुलिस की हुदूद में नहीं है, वो कह रहे पिंडी जाके पर्चा कटवाओ। कहाँ जाए आप? इंसाफ दे। ये जनाब वो लोग थे जिनके बारे में अब मैं बात करने जा रही हूँ। इमरान खान सयाहत के शोबे में बेहतर इक़दाम से मुताल्लिक़ काफ़ी संजीदा हैं, लेकिन मुट्ठी भर अनासर हुकूमती कोशिशों पर पानी फेरने में मसरूफ़ हैं। मरी में सयाहों को किया जा रहा है खौफजदा, मुसलसल वाक़यात सामने आ रहे हैं, मनफी इमेज दुनिया में जा रहा है, खूबसूरत मकाम आवाम की दस्तरस में है, लेकिन मरी के जो लोग हैं, जो मेज़बान हैं, वो मेहमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। ये पहला वाक़या नहीं है जो हमारी नज़रों से गुजर रहा है। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मरी घूमने जाने वाले सयाहों के साथ बेहतर सलूक नहीं किया जाता। फैमिली से नारवा सलूक का ये एक और वाक़या सामने आया। मुतासरा फैमिली ने इल्ज़ाम ये भी लगाया कि खातून को भी धक्के दिए गए, तशद्दुद किया गया और पुलिस ने शिकायत पर कान नहीं धराया। अब वाक़े का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से नोटिस लिया गया है और मुतासरा फैमिली से ताउन न करने पर इंचार्ज चौकी बाजार और मुहर्रर को मुअत्तल भी कर दिया गया। एक तरफ नए पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में इनकलाब लाने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ अपनी ही अवाम, अपनी ही इंतज़ामिया की वजह, अदम तवज्जुही की वजह से नामुनासिब सलूक बर्दाश्त कर रही है। ज़फ़र इकबाल रहीम नुमाइंदे समा मरी से मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। ज़फ़र, पहला वाक़या तो नहीं है,
इस तरह के पहले भी वाक़यात हो चुके हैं। जो होटल मालिकान होते हैं या जो वहाँ पर शॉप्स वाले लोग हैं वो मनमाने पैसे ले रहे होते हैं, लोगों के साथ बुरा सलूक कर रहे होते हैं। ये एक और वाक़या सामने आया, इस पर क्या हुआ है अब तक? जी किरण, बिल्कुल ऐसा है कि ये सिया फैमिली से होटल एजेंट की लड़ाई झगड़े का एक मामला एक दफ़ा फिर से सामने आया है, और जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया और जहाँ पर जो है पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल किया है। लेकिन पुलिस ने अब से 18 घंटे पहले दर्ज होने वाले जो FIR थी उस पर कुछ देर कबल यहाँ से 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनको कल सुबह शनाख्त के लिए पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में मामले का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मरीज ने आज जिना हॉल में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तमाम तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था और उनसे राय लेने के बाद यहाँ पर जो ये आए रोज झगड़े होते हैं इनकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ फैसले किए गए, तजावीज़ ली गई और बाद अहम फैसले किए गए, जिनके मुताबिक जो है ज़िले इंतजामिया ने यहाँ पर फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जो सिर्फ होटल गाइड्स पर नाफिज होगा और यूनिफॉर्म और ठीक है। दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन अफसोस की बात है कि लोग कोशिश कर वो मरी जाएं और फिर वहाँ पे घूमे फिरें, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छा सलूक नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके लिए कोई ना कोई कानून साजी ज़रूर की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल रहीम आपका। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।